तो हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो ये है, आज हम पहुँच गए हैं 15 नंबर पे। तो कल अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। कल हमने 3 टॉपिक उसमें कवर कर लिए थे। तो हम 15 नंबर पर हमने वाइंड अप किया। तो आज हम 15 नंबर यानी अपने 15वें टॉपिक से ही शुरू करेंगे। तो ये आपका, मैं आपके लिए बता देती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नया है उसके लिए सूचना ये है कि ये जो क्लास है वो आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की कर रहे हो, जीआईसी की कर रहे हो, है ना, डाइट की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, डीएसएसबी की कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, है ना, आरपीएससी की, है ना, लेक्चरर की, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की, आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये यूज़फुल है। तो आप ना प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड है ये आपका क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन हैं जो हमारे पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे ना, जिस चैप्टर से। तो क्वेश्चन कहाँ से? एग्जामिनर वहीं से उठा के बनाता है, घुमा घुमा के इधर से उधर पूछता है, तो रिपीटेड तो हो ही जाएंगे। तो हमें ये ना सॉल्व पेपर ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, सॉल्व पेपर जितना ज़्यादा लगाएंगे ना उतने ही हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो के, हर वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स शेयर कर देती हूँ। तो आपको कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप, मैं इस समय एलटी ग्रेड का जीएस का आपका सॉल्व करा रही हूँ, वो भी कर सकते हो। आपको ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी मिल जाएगा, इवन एनसीईआरटी का जो मैंने क्लासेस कराई हैं वो भी मिल जाएगी। बहुत कुछ मिल जाएगा आपको लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ से आपको लिंक्स मिल जाएंगे और आप अपनी क्लासेस को देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं किया है। हिस्ट्री को प्रैक्टिस सेट को एक ही प्लेलिस्ट बनाई है, उसी में अलग अलग बुक्स, जितनी भी बुक्स मैं कराती जा रही हूँ वो सारी बुक्स उसमें मिलती जाएगी। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का भी है आपका, एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, उसी में सारी बुक्स को मैं डालती जा रही हूँ। यानी कि एक बुक सीरियल वाइज मिल जाएगी, फिर दूसरी बुक का प्रैक्टिस सेट आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो आपको आराम से क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो, कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, कर लेते हैं। और शायद अब देखते हैं आज हम कितने टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 टॉपिक ही बचे हैं। मतलब अब 20 टॉपिक हैं इसमें, तो 15 पे तो हम हैं ही। तो आज देख लेते हैं हम कितने ख़त्म कर पाते हैं टॉपिक। तो हो सकता है आज ये लास्ट क्लास हो, नहीं तो फिर एक क्लास आपकी और होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चिंता मत करिए, प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा जब तक कि आपके, है ना, जैसे कि न्यूज़ आ रही है टीजीटी पीजीटी का कई वैकेंसी आने वाली है। अभी हमारा जीआईसी का एग्ज़ाम तो वैसे भी नहीं हुआ है, और भी वैकेंसीज हैं कि, है ना, टेट वगैरह की, और आपका सुपर टेट आएगा, है ना। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये आपका चैनल है। तो आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, और स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। और मैं प्रैक्टिस वगैरह करा देती हूँ अच्छे से, और बुक से आपको, मतलब जितना भी पढ़ाती हूँ ना वो इधर उधर का नहीं, सीधा आपको मेरे इसमें मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो आराम से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बातें बहुत हो गई हैं और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए कर लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। तो भारत में प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और हर 5 साल में वित्त आयोग का पुनर्गठन
होता है। ठीक है, नवंबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और अब आपको बताना है कि वर्तमान में वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं और कौन सा वित्त आयोग आपका चल रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उन्हें धन विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वो किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन करता हो, केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उनमें से धन निकालने संबंधित हो। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 जो है वो आपके वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया और उसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? तो ये रखती है आपकी लोक लेखा समिति के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रण रखती है। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। प्राक्कलन समिति लोकसभा की वित्तीय समिति है। 3 अप्रैल 1950 को भारत की अनंतम संसद ने पहली प्राक्कलन समिति के चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 10 अप्रैल 1950 को समिति का चुनाव किया गया। भारत के नियोजित विकास मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को पहचानिए। ठीक है, तो ये है आपका पीवी मालोबोइस प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तुकार, ये गलत है। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था और ये मॉडल विकास के USSR मॉडल से प्रेरित था। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? तो योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो मार्च 1950 में भारत सरकार ने देश के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके उत्पादन को बढ़ावा देके और भारत के सभी वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करके भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक सरकारी संकल्प के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक क्रियाकलाप का एक भाग माना जा सकता है? तो आर्थिक क्रियाकलाप का एक भाग माना जा सकता है ए और ई को। तो देख लेते हैं भैया, ए में लिखा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने घर के पास सब्जी बेचना और ई में लिखा हुआ है कि किसी नौकरानी के द्वारा अपने मालिक के पूरे परिवार के लिए भोजन बनाना था। तो जीविकोपार्जन के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं वे सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। निम्न क्रियाकलाप को आर्थिक गतिविधियों का भाग माना जाएगा, जैसे व्यक्ति के द्वारा अपने घर के पास सब्जी बेचना, किसी नौकरानी के द्वारा अपने मालिक के पूरे परिवार के लिए भोजन बनाना, एक मजदूर जो जमीन पर मेहनत करता है और फसलों में भुगतान पाता है, व्यवसाय, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों का योग है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? तो ये है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग आपका सांविधिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय भारत में महत्वपूर्ण निकाय हैं जो भारतीय संविधान से अपनी शक्तियां और अधिकार प्राप्त करते हैं। उनका संविधान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इन निकायों के तंत्र में किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। वित्त आयोग, UPSC चुनाव आयोग, CAG, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग आदि निकाय संवैधानिक निकाय हैं, जबकि योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित कथनों में से योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था, नहीं, ये गलत है आपका। और ये एक अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसी थी और इसने एक सलाहकार निकाय के रूप में काम भी किया है। ठीक है, तो योजना आयोग भारत की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक रहा है और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। ये एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है और भारत सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में काम करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के
दौरान योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग का गठन किया गया है। कब? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो अभी बताया, योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। तो भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनि करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की दृष्टि से नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पे काम करेगा। नेक्स्ट है, अधिकांश देशों में सार्वजनिक पैसे के खर्चे की मंजूरी डैश के द्वारा की जाती है। तो ये संसद के द्वारा की जाती है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा या कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उचित कारण की पहचान करें। यदि कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो हमारे पास केंद्रीय कैबिनेट में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों हैं? तो भैया देश को इन विषयों पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों से निपटना चाहिए, इसलिए हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की जरूरत होती है। अभी तो कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं, किंतु फिर भी हमारे पास कृषि और वाणिज्य मंत्री होते हैं क्योंकि देश को इन विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों से निपटना व करार करना होता है, इसलिए हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री की आवश्यकता होती है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि व वाणिज्य के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, किस सम्मेलन ने नए स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के जुड़ाव के शिखर को चिन्हित किया? तो ये किया था बांडुंग सम्मेलन ने। ठीक है, तो बांडुंग सम्मेलन ने नए स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के जुड़ाव के शिखर को चिन्हित किया। सम्मेलन को घोषित उद्देश्य अफ्रीकी एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और किसी भी राष्ट्र के द्वारा उपनिवेशवाद या नव उपनिवेशवाद का विरोध करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही वो टॉपिक हो गया फिनिश। अब हम 16 नंबर पे पहुंच गए हैं और इसमें हम करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो भैया राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में सम्मिलित है क्या? नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों का पर्याप्त ध्यान दिया जाना, ये सम्मिलित है। विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन जीना, ये भी सम्मिलित है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ये नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रीय पहचान की भावना को समाहित रखता है, देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को समाहित रखता है और गर्व और एकता की भावना को समाहित रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल करने हेतु मनाने का काम किया था? तो भैया ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के उसकी वजह से ये चीज़ हो पाई थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो राजनीतिक टकरार और बल संयोजन का उपयोग करके रियासतों के गणराज्यों को एकीकृत किया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे भारतीय गणराज्य के द्वारा अपना संविधान अपनाने और तैयार करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि राज्य का भारतीय एकीकरण संयुक्त राष्ट्र की चिंता का विषय रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा दिया है, क्योंकि ऐतिहासिक कारणों और अधिमिलन के माध्यम के कारणों जिसने राज्य को अपना अलग संविधान बनाने और अपनाने की अनुमति दी। तो भैया जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे भारतीय गणराज्य के द्वारा अपना संविधान अपनाने और तैयार करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि राज्य का भारतीय एकीकरण संयुक्त राष्ट्र की चिंता का विषय रहा। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद इसने अपना विशेष दर्जा खो दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त था, जो कि अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है, किस वर्ष विश्व के महाशक्तियों में से एक यूएसएसआर कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया? तो ये हुआ है 1991 में। तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की घोषणा की वार्सा समझौते के संघ के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि की समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूल बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, भारत के विदेश संबंध में। ठीक है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार को सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? तो ये इसमें से कोई नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। बहुत ज्यादा है, कम करो। ये घोषणा मानवीय अधिकारों के संबंध में आधा दो व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण विषय। इसमें 3 अनुच्छेद हैं जिनमें मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के संबंध में विस्तृत रूप से उपबंध किए गए हैं। बस इतना ही, थोड़ा और। गुजरालवाद इनसे अच्छे संबंध को अधिक महत्व देता है, तो ये देता है सार्स। तो 1997 में प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने पड़ोसी नीति या नेबरहुड पॉलिसी को प्राथमिकता दिया, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लगभग सार्क के सभी देश भारत के पड़ोसी देश हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे परमाणु अप्रसार संधि। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये 2023 का क्वेश्चन है जो कि BPSC स्कूल टीचर में पूछा गया है। ठीक है, तो जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए और 1970 में लागू हुई। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देशों में लागू हुआ है और ये परमाणु हथियार वाले राज्यों के द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु एक बहुपक्षीय संधि में एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने अभी तक परमाणु अपसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत एवं पाकिस्तान परमाणु संधि भंडार राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय जनजाति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का मतलब है कि किसी राष्ट्र को अपने आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त और सुरक्षित करने के लिए पूरा बंद कर दो रक्षित करने के लिए अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित विदेश नीति का आधार बनते हैं और राष्ट्रों के आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित अलग अलग समय और परिस्थितियों में बदलते रहते हैं और उनका निर्धारण राज्य के नेतृत्व और नीति निर्माताओं के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए किए गए निर्णय का उदाहरण सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलो इसको भी कर लेते हैं। किसी संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया। तो ये लिया था कोरियाई संकट 1950 के टाइम पे। तो शीत युद्ध के दौरान जब उत्तरी कोरिया के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को सोवियत संघ के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद रोक पाने के अंदेशे और भय की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल पर महासभा में शांति स्थापना करने की दिशा में एक प्रयास शुरू किया, जिसका नाम शांति के लिए एकता प्रस्ताव है, ताकि किसी स्थायी सदस्य के वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को निष्क्रिय या पंगु नहीं बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया, जिसे महासभा के द्वारा 3 नवंबर 1950 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, इसको बंद करना है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1946 में। तो 24 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा परमाणु ऊर्जा की खोज से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग UNAEC की स्थापना की गई थी, लेकिन 1952 में आयोग को भंग कर दिया गया। आज ऐसा माना जाता है कि 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। जिन 5 देशों के पास परमाणु हथियार है और उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT पर हस्ताक्षर किए, वे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन है। और अन्य देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं वे हैं भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और संभवतः इजराइल। नेक्स्ट है 1962 में संयुक्त राष्ट्र की
डिकोलोनाइजेशन कमेटी 24 की समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? तो ये चुना गया था भारत को। 1962 में भारत को विउपनिवेशीकरण समिति, जो कि 24 सदस्यीय समिति थी, का पहला अध्यक्ष चुना गया और इसकी स्थापना 1960 की घोषणा के कार्यान्वयन की निगरानी करने और इसके अनुप्रयोग पर सिफारिशें करने के लिए की गई थी। भारत आज भी समिति का सक्रिय सदस्य बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? तो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है इकोवास, शार्क, आसियान। तो बहुत सारे हैं। तो इकोवास, जिसे फ्रेंच में CEDAO के नाम से जाना जाता है, कैडियो के नाम से, पता नहीं मैं सही ले रही हूँ नाम या गलत। वर्ष 1975 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। लागोस संधि के माध्यम से गठित इकोवास का उद्देश्य पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। शार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्स की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है और ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिकी निर्बाध व्यापार क्षेत्र नाफ्टा में शामिल है। तो नाफ्टा में आपके USA, कनाडा और मैक्सिको जो है वो शामिल है। तो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता एक व्यापार समझौता नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा है, जो कनाडा, संयुक्त अमेरिका और मैक्सिको के बीच व्यापार और निवेश के समय निर्धारित करता है। ये समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था और ये क्वेश्चन अभी पिछले साल का 2024 का ये BPSC ट्रायल में आपका पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है GATT की उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई। तो ये स्थापना हुई है आपकी WTO की। तो ये सारे आपके लेटेस्ट जो है क्वेश्चन है। तो WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौर 1986 से 94 की वार्ता में तैयार हुई और 1 जनवरी 1995 को WTO के द्वारा कार्य शुरू किया गया। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मारेकस समझौते के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? तो भैया विश्व बैंक की जो स्थापना है वो मुख्य रूप से इसलिए की गई थी कि तत्कालीन उद्देश्य मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान में पुनर्निर्माण के लिए वित्त पोषण करना था। ठीक है, उसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई और इसने 1946 में काम करना शुरू कर दिया। इसका आधिकारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और वर्तमान में ये बैंक तीसरी दुनिया के देशों की मदद करने के लिए उन्हें ऋण की सुविधा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता पर अध्ययन से पता चलता है कि क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा को बढ़ाना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति को 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, 3 प्रकार का न्याय और व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने का लक्ष्य स्वीकार किया गया है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो भैया गैर स्थायी जो सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के वो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद के वर्तमान समय में 15 सदस्य हैं जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। 1963 में चार्टर का संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इन सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से होती है और तत्काल बाद पुनः सदस्यता नहीं मिलती। भारत अब तक 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसमें से कोई भी नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय संचलन, श्रम के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वैसे राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण ये है कि व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करना है और जब ये लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि सभी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होते। प्रगति ने विभिन्न देशों को विभिन्न संसाधनों से संपन्न किया। किसी देश के पास कुछ संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो कुछ अन्य संसाधनों की दुर्लभता भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए खाड़ी देशों के पास खनिज तेल उनकी आवश्यकता से बहुत अधिक पाया जाता है किंतु औद्योगिक वस्तुओं और खाद्यान्न की दुर्लभता उन्हें बहुत पीड़ित करती है। ऐसी स्थिति में जो संसाधन प्रचुर मात्रा में है उसके बदले में कुछ दूसरी उपयोगी वस्तु प्राप्त करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निहितार्थ अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बांडुक सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नैम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। क्या नहीं था?
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में मूल सिद्धांत, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? तो भैया वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। तो क्या इस समय भी वही है? जरूर बताइएगा मुझे। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। वो दोबारा भी चुना जा सकता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। तो क्या वर्तमान में यही है? अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन है। ठीक है, जो पुर्तगाल के हैं और उन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला था। तो 17 को संभाला था, तो आप जान सकते हो 5 साल के लिए ही होते हैं। तो अब तो नहीं होंगे तो अब आप बताओगे कि कौन है? क्या 2017 से अभी तक हैं? बताइए बताइए। चलिए बढ़ते हैं। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, तो IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। IMF के वर्तमान प्रबंधक निदेशक अध्यक्ष वालगेराई अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। तो क्या यही है? ये भी आप बताओगे मुझे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत का मुख्यालय है द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है और ये UNO की 6 शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा है। UN की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। 1953 में संयुक्त राज्य सामान्य महासभा 68वें सत्र की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित का चयन हुआ। संयुक्त राज्य सामान्य सभा के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित 8वीं और एकमात्र भारतीय हैं। विजय लक्ष्मी पंडित भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की बेटी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन और राजनीतिक नेता और 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक जीवन में दुनिया की अग्रणी महिलाओं में से एक मानी जाने वाली कूटनीतिज्ञ थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन शब्द के प्रयोग का आरंभ किसने किया है? तो ये किया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN की निम्नलिखित संस्थाओं की कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और जिसमें ये विशेष एजेंसियां संगठन स्थापित किए गए थे। तो भैया कालानुक्रम है DBCA, यानी पहले खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF आया 27 दिसंबर 1945 को। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आया 7 अप्रैल 1948 को। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आई IAEF 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपका असत्य है कि IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी फिनिश हो गया है हमारा और अब हम पहुँच गए हैं राजनीतिक विचारक में। तो समय देख लेते हैं पहले, अभी तो समय है, कर ले गया। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब बस एक आपका टॉपिक बचा था, बाकी एक विविध का था। तो विविध वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमारी ये लास्ट क्लास है और अब हम जो है कल करेंगे अपने नया प्रैक्टिस सेट। तो कल तैयार रहिएगा, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, वो मैं नहीं करा रही हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और समय बहुत कम है वैसे भी हमारे पास में, तो इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। और मैं कल जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगी उसको लगाइएगा अच्छे से। और उस प्रैक्टिस सेट में ख़ास बात ये होगी कि जिस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं पहले कराऊंगी, और जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन बाद में आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे हैं, बाद में कह रही हूँ, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक मैं पहले कराऊंगी। जिससे क्वेश्चन आपके जो हैं काफ़ी कम आ रहे हैं वो टॉपिक मैं बाद में कराऊंगी। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो पहले कल तैयार रहिएगा। कल जो मैं कराने वाली हूँ वो ऐसे ही होगा कि उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, सारा का सारा आ जाएगा। अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT GIC किसी की भी कर रहे हो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पॉलिटिकल साइंस में ही मैं बता रही हूँ। इसी तरह मैं हिस्ट्री का भी कराऊंगी आपको। तो टॉपिक लेकिन ऐसे ही चलेगा, मैं पहले वही आपको टॉपिक कराऊंगी जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आप चाहो तो एनालिसिस खुद भी कर सकते हो, नहीं तो नेट पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, या फिर कोई बुक परचेज़ करके ले आओ। उसमें जो टीचिंग एग्ज़ाम का जो एनालिसिस आता है ना, जो बुक्स में दिया होता है, आपको नेट पे भी, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। मतलब आप गूगल कर लो आराम से, नहीं तो आप कोई भी बुक ले आओ, उस बुक में आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि किस टॉपिक से पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो
वही टॉपिक्स मैं पहले कराना शुरू करूँगी, ताकि जो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादा हम स्कोर कर पाए ना। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस टॉपिक से उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम जाहिर सी बात है उस टॉपिक को ज़्यादा करेंगे पहले ही। जिससे कम आते हैं उसको धीरे धीरे करके मैं माइनस करती जाऊँगी। अब देखते हैं हमारे एग्ज़ाम तक बुक कवर हो पाती कि नहीं, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैंने आपके लिए परचेज़ करी है। काफ़ी मोटी बुक है, हो सकता है कंप्लीट ना हो पाए, इसलिए मैं इस तरह से चुन रही हूँ। लेकिन अगर आप जीआईसी और टीजीटी पीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप करते रहिएगा क्लासेस को। एलटी ग्रेड तक के लिए जितना हो पाएगा उतना कर लीजिएगा। बाकी इतना सारा प्रैक्टिस सेट तो मैंने करा ही दिया है, कुछ कम नहीं है। बाकी आप अपना भी पढ़ ही रहे होगे तो चलता रहेगा आपका, जब तक आपका जीआईसी या टीजीटी पीजीडी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्लासेस चलती रहेंगी, क्लासेस बंद नहीं होने वाली है। आराम से करो। मैं जब तक जीआईसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं बंद बिल्कुल नहीं करूँगी। तो अगर आप टीजीटी पीजीडी की कर रहे हो, एलटी ग्रेड की कर रहे हो, जीआईसी की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, डीएसएसबी की, केबीएस की, किसी की भी कर रहे हो तो आपके लिए यूज़फुल है। देखते रहिएगा, बराबर वीडियो आते रहेंगे। दिन में 3 वीडियो आते हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आप तक कंटेंट पहुँच पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच पाए। जितना फास्ट करा पाती हूँ उतना फास्ट मैं कराती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय, नए प्रैक्टिस सेट के साथ में।